तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। तो आज की बेटा हमारी जो क्लास होने वाली है बेटा वो 11th वाले बच्चे के लिए है और नेट और जेईई मेंस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो बेटा वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये आज हमारा 11th का नया स्टार्टअप होने वाला है। बिल्कुल 11th हम लोग शुरुआत से लेके चलने वाले हैं और हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करे अपना बेटा हम लोग जो चैप्टर इस्तेमाल करने वाले उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और मेरे जो लेक्चर आएंगे बेटा वो 1 शॉर्ट वीडियो में आएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी भाई साहब आपके टॉपिक हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी भाई साहब आपके टॉपिक्स हैं वो आपके 1 शॉर्ट के फॉर्म में कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कुल मिला के जितने भी आपके दो कंपाउंड को बनाने के लिए जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं उन सबको यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। जब मैं समझाऊँगा तो डिफिनीशन आपके ऊपर लिख के आ जाएगी। जो बच्चे नोट करना चाहें उसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को अगर ये कॉम्बिनेशन के लॉ समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक भाई साहब समझ में जरूर आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो भाई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और उनको फॉलो करने के बाद ही आपकी वो केमिकल रिएक्शन हो पाती है। तो केमिकल रिएक्शन जिन नियमों का पालन करती है, जिन लॉ का पालन करती है कि भाई अगर इस लॉ को ये फेल कर रहा है, अगर किसी लॉ को ये फेल कर रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन फिर नहीं हो सकती है, असंभव टाइप की रिएक्शन है या फिर गलत रिएक्शन है। ठीक है ना। तो हमारे पास बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ होते हैं, 5 लॉ होते हैं, जिसमें से पहला मेरे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा मेरे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा मेरे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा मेरे पास है गे-लुसाक का वॉल्यूम लॉ होता है और पांचवा मेरे पास आवागाद्रो लॉ है जो कि गे-लुसाक वॉल्यूम वाले से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और कौन सा लॉ कहां पर फेल हो जाता है मोस्टली इसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से बोल दिया कि 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे नीट वाला हो, चाहे वो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हो, सारे बच्चों के लिए ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ ये 11 अभी जो फिलहाल 11th का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो 11th नीट और जेईई हो गया। अगर कोई 12th का होगा तो 12th नीट और जेईई हो जाएगा। तो मेरे पास पहला है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला मेरे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले मैं इसको समझा लेता हूं, उसके बाद ऊपर जो डिफिनीशन आएगी, जो समझाया होगा वही डिफिनीशन उसमें बेटा लिखी होगी। आप वीडियो पॉज करके आराम से उस डिफिनीशन को नोट कर सकते हैं ताकि अगर आप 11th लेवल के हैं तो एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास अपना एक मैटर हो जाएगा। अब मैं बता दूं मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ठीक है, देखो भाई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कभी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बहुत छोटा सा नियम है, बहुत छोटा सा नियम है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का जो मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। हाँ, कहां कहां ये लॉ फॉलो नहीं करेगा सब कुछ डिस्कस करता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन में जला दिया है तो बच्चा मेरे पास बन गया CO2 बन गया। क्या बन गया बच्चा? CO2। अगर मैं बात करूं लेफ्ट के मास की तो कार्बन का बेटा होता है 12 ग्राम। ठीक है ना। ऑक्सीजन का होता है 16 दोनों हो गया 32 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम। ठीक है, ओवरऑल आप अगर इनको ऐड करेंगे मतलब लेफ्ट का मास देखेंगे तो ये बेटा पूरा मिला के आपका 44 ग्राम में काउंट हो गया। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, इसका अकेले ही 44 ग्राम है। आप देखिए लेफ्ट में आपका जो टोटल अमाउंट था वो 44 ग्राम है। कितना ग्राम है बेटा? 44 ग्राम है। और जो राइट का अमाउंट आ रहा है वो भी टोटल कितना है बेटा? 44 ग्राम है। अदर एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल N2+3H2। पहले मैं नियम समझाऊंगा, ऊपर डिफिनेशन आ जाएगी। बिल्कुल यही लाइन जो मैंने बोली है कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगा, तो आफ्टर प्रोसेस या आफ्टर रिएक्शन उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। मास कंजर्व रहेगा, मास सुरक्षित रहेगा। इसे मैं बोलता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब कुल मिला के किसी प्रकार के परिवर्तन में मास में कोई चेंज नहीं होना है। N2+3H2
ये मैंने बना लिया बेटा 2 मोल्स ऑफ यहाँ पर अमोनिया बन जाता है। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के मास की बात करूँ तो ये 28 ग्राम हो जाता है। अगर 3H2 की बात करूँ तो ये 6 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 28 है, ये मेरे पास 34 आपका टोटल हो गया। ठीक है, इधर अमोनिया का N का बेटा 14 और ये मैं 17 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी मेरे पास हो गया 34 ग्राम। तो ये मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जाम्पल्स जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ लिख के भी आ गया है, आप जरा इसको रीड कर लीजिए एक बार। ठीक, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा होगा कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, यहाँ पर कंजर्व रहेगा। जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास होगा वो आपका सिमिलर रहने वाला है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब बात आती है सर ये जो नियम आपने बताया है क्या सब जगह वैलिड हो जाएगा? देखो भाई, नहीं हो पाएगा। अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बात समझना भैया मेरी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, मैंने मान लो लिखा, यहाँ लिख दिया H2 प्लस O2 से बना लिया मैंने H2। अब बताओ, जब इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है, आप देखिए यहाँ H के तो 2 हैं मगर O के भी 2 हैं, उधर साइड तो O का बेटा एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन ही बैलेंस नहीं है, तो आप इस पे नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये जो ला है ये इस पे नहीं लग पाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहीं ऐसा लिख दिया H2 प्लस O2, उधर मैं पगला गया, मैंने अमोनिया बना दिया। सर ये क्या है? यहाँ तो बेटा एलिमेंट ही बदल गए मेरे पास, तो बेटा इस पे भी लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि एलिमेंट भी नहीं देखते हैं, इधर का मास निकालें उधर का मास निकालें। देखो बेटा, अगर आपके जो एलिमेंट लेफ्ट में हैं अगर वो राइट साइड में नहीं है, अगर वो कभी कभी वो बदमाशी करके दे सकता है, कंपटीशन वाले की बात कर रहे हैं कि इधर का जो मास है उधर के मास के वो इक्वल कर देगा, मगर जो इधर एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं उधर वो एलिमेंट बेटा इस्तेमाल नहीं करेगा। बच्चा केवल मास करेगा, मास 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 खेलेगा और उसका गेम बन जाएगा। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो इस पे तो लगना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप H और O लेके चल रहे हैं और आपका अमोनिया बना जा रहा है। ठीक है, तो जब तक कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जब तक कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप इस नियम को कतई नहीं लगा पाएंगे। तीसरा मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, एक प्रकार से मैं ये लिमिटेशंस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बच्चा? इसकी लिमिटेशंस बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ वैलिड होता है और कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन, तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन तो कोई भी हो, वहाँ पे एलिमेंट का परिवर्तन होना तय है और इस नियम को परिवर्तन पसंद नहीं है। अगर एलिमेंट परिवर्तित हो गया, मान लो सपोज करो मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन कराया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है सर? जहाँ पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ करके कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1H1 ले लिया या 1H2 ले लिया, प्लस का 1H2 ले लिया और ये बन गया 2HE4। अब बताइए, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। अब लेके आप हाइड्रोजन चल रहे हो, बना आप हीलियम रहे हो। तो जब अगर आपका एलिमेंट चेंज हो गया बेटा, अगर आपका एलिमेंट चेंज हो गया तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इस लॉ को हम नहीं लगा सकते। इस लॉ को हम केवल तभी लगा सकते हैं जो इतने लेफ्ट में जो एलिमेंट हो वही एलिमेंट बेटा राइट में हो। ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो अगर हम यूरेनियम ले लें और इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दें तो जाने क्या क्या बन जाता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, यानी क्या क्या, मगर यूरेनियम उधर नहीं देखने को मिलेगा। तो कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बेटा, कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो वहां पर ये नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। तो मेरा पहला ला, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। जिन बच्चों को नोट करना था उन्होंने वीडियो पॉज करके नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपके पास कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उसका जो मास होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आने वाला होगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो भी मैंने आपका डिस्कस कर दिया। आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर ले, फिर मैं अपना अगला नियम बनाता हूँ। सेकेंड लॉ भी भाई बहुत सिंपल सी बात करता है, लिखा है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, या हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इसमें है क्या कि अगर आपको दुनिया का कोई भी कंपाउंड उठा के ले आइए, ठीक है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड कहीं से उठा के ले आइए, उसमें जो एलिमेंट का मास का जो रेशियो होगा, बाई मास जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे मान लो मैंने वाटर लिया, मैंने वाटर कहीं से क्या करा, बोरिंग का मैंने पानी इस्तेमाल कर लिया, मैंने जल का मतलब गंगा जी का पानी इस्तेमाल कर लिया, या मैंने कुएं का पानी इस्तेमाल कर लिया। सब जगह से 3 जगह से मैंने वाटर के सैंपल निकाले, 3 जगह से मैंने वाटर के सैंपल निकाले। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है
अगर मैं H की बात करूँ तो यहाँ 2 ग्राम दिख रहा होगा, अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो 16, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1:8, ठीक है ना। बाई मास निकालना है, बाई मास, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तब भी 2:16 आएगा, मतलब 1:8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तब भी 1:8। तो छोटा सा नियम है, बिल्कुल कहना ये चाह रहा है कि अगर कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो एलिमेंट्स जो होंगे उनका जो रेशियो होगा बाई वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वाटर आप चाहे समुद्र से ले आइए, वाटर आप चाहे कुएं से ले आइए, वाटर कहीं से आप ले आइए, आप बोरिंग का जल इस्तेमाल कर लीजिए, मगर इसमें H और O का जो रेशियो होगा, H और O का जो रेशियो होगा हमेशा 1:8 आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा कहीं वाटर बनाया, मैंने लैब में बना लिया, तो H2 + 1/2 O2 से H2O बन गया, ठीक है। मैंने और कोई केमिकल रिएक्शन करा दी, मैंने मेथेन का कंबसन करा दिया, ठीक है। मैंने मेथेन का कंबसन करा दिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ से जो वाटर बना है और यहाँ से, देखिए 2 अलग अलग प्रोसेस में मैं वाटर बना रहा हूँ, ठीक है। 2 अलग अलग प्रोसेस में मैं वाटर बना रहा हूँ, मगर पहले में जो वाटर बना है उसमें HO का रेशियो 1:8 आने वाला है। जो दूसरा वाटर बना है उसमें भी मेरे पास H और O का जो रेशियो आने वाला है बेटा वो 1:8 आने वाला। तो कह रहा है वही है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर आपका डिफिनीशन लिख के आ गया कि आप कभी भी कोई कंपाउंड दुनिया में किसी भी तरीके से प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो होगा, जो बच्चे लिखना चाहें ऊपर आपके डिफिनीशन है आप लिख सकते हैं, बाई मास जो रेशियो होगा बेटा हमेशा फिक्स आएगा, वो कभी भी बेटा चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। बहुत छोटी सी बात है, एक आधी लिमिटेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड में कुछ डिफेक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आयरन के ऑक्साइड की बात करूं तो आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe0.94O होता है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, पूरा FeO फॉर्मूला नहीं होता है। आयरन कह रहा है 0.94 है, तो एक ऑक्सीजन पर आयरन एक नहीं है बल्कि 0.94 एक्चुअली में है क्या, ये डिफेक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला बिल्कुल वैसा नहीं आता है जैसा हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में आयरन की वैलेंसी 2 भी देखी गई है और आयरन की वैलेंसी 3 भी देखी गई है। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट नहीं होता है, वो चेंज होता है। तो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड इनको बोलते हैं। जहां पर भी आपको दशमलव वाला कोई कंपाउंड दिख जाए, जहां पर भी आपको सीधा सा मोटा माटी समझ लीजिए दशमलव वाला कंपाउंड दिख जाता है, वहां पर आपका लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता है। जो सिंपल से मॉलिक्यूल्स, मेथेन लिख दे, वाटर लिख दे, अमोनिया लिख दे, CO2 लिख दे, इन सबको आप कहीं से निकाल लें। अगर आप CO2 C+O2 करके निकाल लें, मैंने सांस छोड़ी तो CO2 निकली, इसमें यार कहीं भी कुछ भी चेक कर लो, दोनों CO2 का जो कंपोजिशन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, बाई मास हमेशा फिक्स रहेगा। इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लिमिटेशंस क्या है कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल मेरे पास नहीं होता है। अब मैं अपने तीसरे लॉ में आता हूं जिसका नाम मेरे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं फटाफट इसको रफ कर देता हूं, आधा मिनट लगना है रफ करने में, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तीसरा नियम कौन सा भाई, मेरे पास तीसरा नियम क्या है, मेरे पास लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत सिंपल सा है और इसके कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मैं किसी एक एलिमेंट, मान लो मैंने A लिया, A, और इसको मैंने B से रिएक्ट कराया, मगर हाँ इसको मैंने B से रिएक्ट कराया और A का बारी बारी अमाउंट फिक्स रखूंगा, मतलब A का अमाउंट फिक्स रखूंगा और B के अमाउंट बार बार चेंज करूंगा और मैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाऊंगा। जैसे मान लो एक बार मैंने AB बना लिया, मैंने एक बार AB2 बना लिया,
मैंने एक बार AB3, इस तरह से मैंने बनाए हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के A का मास फिक्स रखना है और B का मास वेरी कर करके मैं डिफरेंट टाइप के AB के कंपाउंड बनाऊंगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ध्यान रखनी है कि जो पहला एलिमेंट का मास है वो सब में सिमिलर होना चाहिए। पहले एलिमेंट का जो मास है वो सब में सिमिलर होना चाहिए, या ऐसे बोल दें कि एक एलिमेंट जो होगा उसका मास फिक्स होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास वेरी करे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी वाले मास आ रहे हैं, जैसे इसका यहाँ पर कुछ मास होगा, इसका कोई मास होगा, इसका कोई मास होगा, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे, इन तीनों बी के मास का रेशियो निकालेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। कभी आपका पॉइंट में डेसिमल में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक इंटीजर रेशियो आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या करा, कार्बन प्लस हाफ O2 को जोड़ करके मैंने एक बार CO बना लिया, ठीक है। मैंने कार्बन प्लस हाफ O2 को जोड़ करके मैंने CO बना लिया। अब मैंने कार्बन प्लस O2 को जोड़ करके CO2 बना लिया। अब बताइए ये दोनों कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन के ही हैं, जिसमें यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन। चलो ठीक है, मेरे पहली बात तो सही हो गई कि एक एलिमेंट का अमाउंट फिक्स है तो कार्बन का फिक्स है, मगर देखो ऑक्सीजन का यहाँ 16 है, इसका 16 तो नहीं 32 है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो ये देखिए एक सिंपल सा है, मल्टीपल में आ रहा है, मल्टीपल का मतलब पूरा कट जाएगा तो ये 1:2 निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक बार H2 प्लस 1/2 O2 दे करके मैंने वाटर बनाया, फिर मैंने H2 प्लस O2 दे करके H2O2 बना लिया। अब बताइए ये जो दो कंपाउंड बनाए हैं इसमें आपका H और O इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है बेटा? H और O। देखो यहाँ पर भी H के 2 हैं, यहाँ पर भी H के 2 हैं, तो H का तो मास फिक्स हो गया, ठीक है। H2O2 सॉरी, H का तो मास फिक्स हो गया, मगर जब मैं O की बात करूंगा तो O यहाँ पर 16 है और यहाँ पर O आपका 32। तो जब मैं 16 रेज़ 32 करूंगा तो वही मेरे पास 1:2 आ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा जो बता रहा हूँ, जो कंपटीशन में आया गया है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का है। मगर पहले डिफिनीशन आप ऊपर आपकी आ गई है। डिफिनीशन ये है, यहाँ पर आप इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। डिफिनीशन में ये लिखा होगा कि एक ही एलिमेंट का फिक्स हम लोग जब अमाउंट लेते हैं और वो अलग अलग एलिमेंट के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, तो जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में जो सेकंड एलिमेंट का जो रेशियो आएगा बाई मास वो हमेशा मल्टीपल में आएगा, हमेशा इंटीजर में आएगा। ये इसमें डिफिनीशन में लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के देखो कई सारे ऑक्साइड बन जाते हैं, जैसे मेरा N2O बन जाता है, मेरा NO बन जाता है, मेरा N2O3 बन जाता है, मेरा N2O4 बन जाता है, मेरा N2O5 बन जाता है, ठीक है। बताओ नाइट्रोजन के ये 5 ऑक्साइड पॉसिबल होते हैं। अब देखो मैंने कहा था कि इसमें बच्चा गलती ये करता है, वो ये देखना भूल जाता है कि एक एलिमेंट के अमाउंट को फिक्स रखना है। देखो यहाँ पर N के 2 है, यहाँ पर भी N के बच्चा 2 है, यहाँ पर भी बच्चा N के 2 हैं, यहाँ पर भी N के 2 हैं, मगर जो बीच वाला ये मेरे को टेंशन दे रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उस पूरे का होल ट्वाइस कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ N2O2, कोई बात नहीं, 2 से 2 काट देना वही बन जाएगा। ये मैंने किस लिए करा है, ये मैंने इसलिए करा है ताकि सब में N का अमाउंट फिक्स हो जाए, क्योंकि इस नियम का पहला पॉइंट तो यही है कि एक एलिमेंट का अमाउंट बेटा फिक्स होना चाहिए। तो देखो सब में 2 हो गया, सब में 2 हो गया, तो यानी कि देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2। अब इसमें देखो O कितना है, 16 है, ठीक है। यहाँ देखिए 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ देखिए 16 त्रिक 48 हो गया। ऐसे आप जब करेंगे ना 16 जगह 64 तो 64 हो जाएगा, उसके बाद 16 पंचे 80 हो जाएगा। जरा देखो जरा ये 16 पंचे 80 हो गया, जरा इनका इंटीजर निकालो तो 1 2 3 4 5 मतलब 1 रेस 2 रेस 3 रेस, मतलब पूरा मल्टीपल में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पर आपको फ्रैक्शन या पॉइंट में देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है ये बेस्ट एग्जांपल था। यहाँ वाले बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि एक ही N के साथ O काउंट करके गड़बड़ कर देते हैं वो, ठीक है। तो आपको एक एलिमेंट का अमाउंट फिक्स रखना चाहिए था और दूसरे को आपको बदलना चाहिए था। तो ये मेरे पास आज का तीसरा नियम हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ। हाँ, जो पहला ला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लेवुसियर ने दिया था। जो दूसरा ला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये प्राउस्ट ने दिया था, ये भी कई बार नीट वगैरह में भी पूछ लिया गया है। और जो तीसरा लॉ मेरे पास डाल्टन ने दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो भी कंप्लीट हुआ था। और चौथा ना तो नाम ही साइंटिस्ट का नाम है, गे लुसाक का हम लोग लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ लॉ हमारे पास कौन सा हो गया, गे लुसाक्स लॉ, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें इन्होंने
वॉल्यूम की बात करी, इसमें क्या बात करी, वॉल्यूम की। मतलब जब दो गैसें आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी गैस बनाती हैं, जब दो गैसें आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी गैस बनाती हैं तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 + Cl2 करके 2HCl बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बताओ इसका 1 वॉल्यूम है, ठीक है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका भी बेटा 1 वॉल्यूम है। देखो ना ये स्टोइचियोमेट्री 1 1 है और यहाँ पर आपका 2 वॉल्यूम बनना है। मतलब इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 1:2 कहना चाह रहा हूँ। अगर ये आप 10 वॉल्यूम लेंगे तो इसे भी आपको 10 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा 20 वॉल्यूम। जरा इनका रेशियो निकालो तो 10:20, मतलब फाइनली वही आ गया 1:1:2, ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं N2 + 3H2 करके अगर मैं 2 अमोनिया बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका 1 वॉल्यूम, तो इसका 3 वॉल्यूम, तो इसका 2 वॉल्यूम। अगर मैं इसका लेता हूँ 2 वॉल्यूम तो अपने आप आपको इसका तिगुना करना पड़ेगा, मतलब 6 वॉल्यूम, तो इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल है तो ये 4 वॉल्यूम। मतलब देखो पहले वाले का रेशियो क्या आएगा 1:3:2। जब इसका भी रेशियो निकालोगे ना, 2 से काटोगे ना यहाँ पर, तो 1:3:2। इतनी बात क्लियर है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी गैसें आपस में रिएक्ट होती हैं, बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी गैसें आपस में रिएक्ट होती हैं तो उनका वॉल्यूम का जो रेशियो आता है हमेशा फिक्स आता है। आप कुछ भी वॉल्यूम कर लीजिए, अगर आप यहाँ पर 4 कर देंगे तो उसका 3 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो ऊपर डिफिनीशन लिख के आ गए हैं, यही लिखा है डिफिनीशन, आप पढ़ सकते हैं कि जब भी गैसें आपस में रिएक्ट होती हैं, हाँ, अंडर सेम कंडीशन का मतलब ये होता है, यहाँ लिखा अंडर सेम कंडीशन कि टेम्परेचर प्रेशर सब में एक ही जैसा रहेगा। अदरवाइज आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कोई मॉलिक्यूल टूट फूट गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। अगर कोई मॉलिक्यूल टूट फूट गया तो उसका आपका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। मान लो मॉलिक्यूल फॉर्म में है और एटॉमिक फॉर्म में आ गया तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ नहीं जाएगा। तो अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर गैसें जो होती हैं वो एक फिक्स वॉल्यूम से ही आपस में रिएक्शन करती हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स आता है। आपके डिफिनेशन पर यही लिखा है कि अंडर सेम कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दीजिए और गैसें जो आपस में रिएक्ट होंगी उनका जो वॉल्यूम आएगा हमेशा फिक्स आता है, एक डेफिनेट रेशियो में आता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। तो ये मेरे पास था गे-लुसाक का वॉल्यूम लैग प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट बिल्कुल है मेरे पास, जिसको अभी तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मगर जब मोल कॉन्सेप्ट के जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसमें बेटा हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये 5 नंबर पे मेरे पास है आवागाद्रोस लॉ। मेरे पास 5वें नंबर पे है आवागाद्रो लॉ। आवागाद्रो लॉ जो है वो गे-लुसाक का ही चाचा है, गे-लुसाक का ही चाचा है, ठीक है। तो गे-लुसाक ने जो बताया था बिल्कुल वैसा ही मेरे पास आवागाद्रो लॉ है। इनके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 गैसें ले लेता हूँ, गैस डिफरेंट कर लो, मेरे को मतलब नहीं है, ये गैस ए है, ये गैस बी है, 2 चैम्बर में मैंने गैसें रखी हैं। अगर इन दोनों गैसों का, अगर बात सुन लो भाई, अगर इन दोनों गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, मतलब जो टेम्परेचर इसका है वही प्रेशर इसका है, तो इसका भी पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम होगा, इसका भी कोई वॉल्यूम होगा, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। अगर मैं वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दूं तो जितने मोल्स यहाँ पर होंगे उतने मोल्स बेटा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब अगर ये कह रहा हूं कि मैं टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दूं, फिर यहाँ पर कुछ वॉल्यूम लेता हूँ 10 ml, ठीक है, और यहाँ पर भी लेता हूँ 10 ml, ठीक, तो यहाँ पर जितना अगर वॉल्यूम भी सेम करोगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी बेटा दोनों गैसों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो किसी गैस का वॉल्यूम है वो मोल के डायरेक्टली होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, या अगर आप मोल्स बढ़ाएंगे तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम। कहना चाह रहा हूं कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर देते हैं, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर किसी गैस का बेटा फिक्स कर देते हैं तो उसका जो गैस का वॉल्यूम है वो सीधा वो डिपेंड कर जाता है किस पर, नंबर ऑफ मोल्स पर। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो गैस भरिए, मोल्स बढ़ाइए, या आप मोल्स बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो V बराबर एक कांस्टेंट लग गया K और यहाँ पर चिपक गया N। बात समझ गए। तो ये आवागाड्रो लॉ का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बेसिक समय आपने शायद छोटे लेवल में सुना भी होगा। अगर मैं कोई गैस STP पर ले लो, बहुत ध्यान से बात सुनिए। अब मेरे कुछ प्यारे बच्चों को STP हो सकता है ना पता हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर ले लेता हूँ मैं 0 डिग्री सेल्सियस
और प्रेशर 1 atm। देखो मैंने ये दोनों फिक्स कर दिए, मैंने कहा ना कि टेम्परेचर प्रेशर आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने STP ले लिया है। अगर किसी गैस का STP पर मैं 1 मोल लेता हूँ, कितना मोल लेता हूँ? 1 मोल। मोल फिलहाल भी बच्चों आगे आएगा, मोल आगे आएगा। मेरे को उसके पहले सारे एटॉमिक मास समझाने पड़ेंगे, गम क्या है, आम क्या है, अमिया क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा। गैस कोई भरी हो, गैस कोई भरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने STP को दूसरे फॉर्म में हम लोग NTP भी बोल देते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोल देते हैं। अगर आप टेम्परेचर कर लें 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कर लें बच्चा 1 atm, अगर आप 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 ml आएगा। बताइए, मोल फिक्स करा तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। जैसे मैं अगर यहाँ 2 मोल कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 मोल कर लेता हूँ तो वॉल्यूम डबल कर दीजिए, मतलब 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 लीटर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग मोल चेंज होगा, अगर आप मोल चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो एक जनरल स्टेटमेंट, इसको हम लोग बैच वगैरह में प्रूफ भी कराते हैं कि ये 1 मोल 22.4 लीटर कैसे घेरते हैं। हम लोग प्रूफ भी कराते हैं कि 1 मोल 22, मगर कुछ बच्चे ध्यान से बात नहीं सुने कि 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम तब घेरेगा, 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम तब घेरेगा जब आपकी कंडीशन कहाँ की होगी? STP की होगी। अगर आपका STP का कंडीशन नहीं है तो आपका 1 मोल का अमाउंट तो फिक्स होगा, मतलब वॉल्यूम तो आएगा कुछ ना कुछ जो फिक्स भी होगा, मगर 22.4 लीटर नहीं होगा। तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मोस्टली STP लेके चलते हैं। जब मोल वाला टॉपिक चालू होगा तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए भी हम वहाँ पर STP का इस्तेमाल करते हैं, वो मोल वाले लेक्चर में आ जाएगा। फिलहाल आवागाद्रो लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं कि एटॉमिसिटी किसी गैस की बता सकता है। जैसे मान लो अगर मैं H2 गैस लेता हूँ प्लस Cl2 गैस लेता हूँ और HCl गैस, जैसे मान लो इन्होंने बताया, क्या बताया कि H2 गैस डायटोमिक होती है, Cl2 गैस भी कैसी होती है? डायटोमिक होती है, ठीक है। तब जाके यहाँ पर 2HCl बनेगा। अच्छा, अगर मान लो H2 मोनोटॉमिक होती है, ठीक है, अगर मान लिया H2 मोनोटॉमिक होती है, मतलब हम लोग कहते हैं H प्लस Cl, तो यहाँ पर बताओ HCl का कितना मोल बनता है? 1 मोल, ठीक है। जब देखा H2Cl2 को मैं 1 लेके कंबाइन करता हूँ तो HCl के 2 मोल बनते हैं। इसका मतलब ये भी डायटोमिक कहीं ना कहीं रहा होगा, ये भी डायटोमिक रहा होगा, तो ये 2 मोल बने। अगर दोनों बच्चा मोनोटॉमिक होते, अगर बच्चा दोनों मोनोटॉमिक होते तो बताइए HCl के मोल में कमी आ जाती ना कुल मिला के। तो ये आवागाद्रो लॉ जो है ये एटम और मॉलिक्यूल, मतलब कोई किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को बड़े अच्छे से कैलकुलेट करता है। ये किसी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं आपको। जो मैंने बताया है कि आवागाद्रो लॉ हो, ये जो है आपकी किसी भी गैस की या किसी भी सैंपल की एटॉमिसिटी को बताने में हेल्प करता है। तो क्या कहा कि अगर आप किसी 2 अलग अलग गैसें भर लो, अमोनिया भर लो, H2 भर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप दोनों का टेम्परेचर प्रेशर फिक्स करेंगे तो अगर आप वॉल्यूम फिक्स करेंगे तो मोल फिक्स हो जाएगा, मोल फिक्स करेंगे तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। और अगर मैं STP की कंडीशन ले लेता हूँ, STP का मतलब है टेम्परेचर वहाँ का हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो गया 1 atm, तो अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा 22.4 लीटर। भले ही दोनों गैसें डिफरेंट क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। हाँ, अगर आप अमोनिया को एटॉमिक फॉर्म में मानेंगे तो फर्क पड़ेगा, मतलब अमोनिया टेट्रा एटॉमिक है, आप उसको टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर आप 4 एटम बना लोगे तो फिर फर्क पड़ जाने वाला है, ठीक है। तो ये इन्होंने सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करा कि डायटोमिक है कि ट्राइटोमिक है कि टेट्राटोमिक है। तो ये मेरे 5 लॉ थे। उम्मीद है आपको ये 5 जो लॉ हैं ये अच्छे से बात समझ में आ गए होंगे। देखो भाई, अगर लगातार 11th प्लस नीट और जेईई की केमिस्ट्री पढ़नी है लगातार अभी तो फिलहाल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेक्चर लगातार आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।